सरकारी योजनाओं को लोकार्पण करने के बहाने लोगों के बीच में जा रही है, अपनी बातें कर रही हैं। उनके साथ एक सहूलियत है कि वो सत्ता में हैं, उनके साथ एक सुविधा है कि वो ऐसे कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच जा सकते हैं और इसका वो भरपूर लाभ उठा रहे हैं। लेकिन और वो सरकारी जो ऐड मिलता है, सरकारी जो विज्ञापन मिलते हैं, उस पर उनकी एक निर्भरता है, चूँकि उससे उनको रेवेन्यू आ रहा है और इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो किसी न किसी दबाव में विपक्ष की खबरों को उस तरह से महत्व नहीं दे रहे हैं, जबकि विपक्ष के कार्यक्रम भी छिटपुट हो रहे हैं। नमस्कार मित्रों, खबरों के आर पार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो खबर सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है नरेंद्र गिरी की मौत और उसके बाद जो जैसे जैसे नई चीज़ें सामने आ रही हैं और जैसे जैसे नए सवाल पैदा हो रहे हैं, उन सवालों पर लोगों की नज़र है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर किसी महंत को आत्महत्या करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या यह किस तरह का पूरा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का खुलासा तो अब एसटीएफ करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम का जांच के लिए एसटीएफ की जिम्मेदारी तय कर दी है और इसके बाद एसटीएफ ने इस पूरे मामले में तफ्तीश तेज कर दी है। ये जो हत्याकांड है, अगर इसको हत्याकांड कहें तो, चूँकि इस वक्त जो जिस तरह के सवाल, जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के जानकारियां सामने आ रही हैं, पहले जानकारी आ रही थी कि उनका सुसाइड नोट है, इतना लंबा नोट है, उस सुसाइड नोट में क्या क्या लिखा है, लेकिन अब एक और नई जानकारी आ रही है कि उसमें आत्महत्या करने से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने एक वीडियो भी बनाया था। वो वीडियो भी अब जांचकर्ताओं के सामने आ गई है। तो इस तरह की जो हत्याओं में एक रहस्यमय हत्या, एक तरह देखा जाए, जो आत्महत्या, कमल हत्या, इसको कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा ये तो अभी आने वाले समय में तय होगा। लेकिन निश्चित रूप से ये एक ऐसी रहस्यमय मौत है, रहस्यमय हत्या है, जिसको लेकर अभी ढेर सारे सवाल अभी सामने आएंगे और इसमें लोगों की रुचि इसलिए भी बनी रहेगी क्योंकि ये एक ना हाल के दिनों में ये सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल एक हत्याकांड है। अगर ये हत्याकांड है, आत्महत्या है, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और जो चिट्ठी आई है उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि कुछ लोग चिट्ठी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जो चिट्ठी लिखी है, क्या जो चिट्ठी में बहुत ही काटपीट है, चूँकि उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा यह जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी बहुत लिखने में अभ्यस्त नहीं थे, बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो हस्ताक्षर भर करते थे, लेकिन चिट्ठी एक सामने आई है। अब ये सवाल उठ रहा है कि इस चिट्ठी क्या उन्होंने लिखी है और क्या उन्होंने इतनी लंबी चिट्ठी लिखी है। तो अब ये है, ये गुत्थी बहुत बड़ी गुत्थी है और देखना है कि एसटीएफ इसको कैसे सुलझाती है और इन गुत्थियों में कौन कौन लोग चपेट में आते हैं। अभी तो जानकारी यही है कि इस पूरे मामले में नरेंद्र गिरी के जो शिष्य हैं आनंद गिरी बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि उनके बीच में पहले भी एक विवाद रहा है और उस विवाद की वजह से भी शक की निगाहें उनके ऊपर है। चिट्ठी में भी उनका जिक्र है, चिट्ठी में कुछ और लोगों का जिक्र है। इसके अलावा इस पूरे मामले में देखा जाए तो एक जो मठ और उसकी संपत्ति होती है, उस संपत्ति का भी एक अटैचमेंट सामने आ रहा है कि किस तरह से मठों के पास जो संपत्ति होती है, जो इस महंतों के जिसके उसके उत्तराधिकारी होते हैं, और उस संपत्ति को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। तो ये एक ऐसी गुत्थी है और एक ऐसा सवाल है जो चुनाव के समय में सामने आया है। तो जाहिर तौर पे ये चुनाव पर भी असर डालेगा। इसमें ढेर सारे चुनावी समीकरण निकल कर आएंगे जो आने वाले समय में आपके सामने आएंगे। इस वक्त यही है कि ये जो हत्याकांड है या ये जो आत्महत्या है, ये सवाल है एक बड़ा उत्तर प्रदेश के सामने कि संत और महंत के बीच में, मठों के बीच में किस तरह की सियासत चल रही है, किस तरह का एक प्रतिद्वंदिता चल रही है। ये एक बड़ा सवाल है और देखना होगा कि अभी जो सारे सवाल सामने आते हैं, जैसे जैसे ये रहस्य सामने आता है, आश्रमों और महंतों में के बीच में जिस तरह का एक आजकल वेब सीरीज में इस तरह की चीज़ों को दिखाया जाता है, तो क्या उसी तरह की रहस्यमय दुनिया है संतों की, महंतों की, मठों की। ये भी लोगों की क्यूरियोसिटी है, लोगों की उत्सुकता है और देखना ये होगा कि उस उत्सुकता को शांत करने के लिए कितने पुख्ता तरीके से एसटीएफ या जो जांच करने वाली एजेंसी है उन सवालों की ओर बढ़ती है, उन तथ्यों की ओर बढ़ती है और वो कैसे तथ्य लेकर सामने आती है जो विश्वसनीय होते हैं, या किस तरह के तथ्य आते हैं सामने, इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन अब ये है कि उत्तर प्रदेश में
चूँकि चुनाव की ओर बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश, और सभी दल एक तरह से देखा जाए तो अपनी चुनावी गतिविधियों को आगे तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ख़ास तौर पे क्रूशियल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल शासन करने के बाद उसको सत्ता में वापसी, उसकी दिलचस्पी तो है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां कई हैं। और अभी अभी योगी आदित्यनाथ ने जो अपने 4.5 साल के कामकाज का जो ब्यौरा पेश किया है, और उसमें जो उन्होंने तथ्य रखे हैं लोगों के सामने कि हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है, उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था लोगों का, उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाले लोगों का, उस परसेप्शन को हमने बदला है, और इसको वो बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था की डगर पर एक बड़ी छलांग लगा चुका है, और वो आंकड़े दे रहे हैं और इसके समर्थन में वो तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर जो हालात हैं उसको दिखाते हुए विपक्ष उन पर हमलावर हो रहा है। ज़मीन पर जो हालत है, जो बेरोज़गारी की हालत है, सरकार दावे कर रही है कि 4.5 साल में हमने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां दी हैं, इसके अलावा रोज़गार के करोड़ों अवसर पैदा किए हैं। तो सरकारी दावे अपनी जगह पे हैं, इसके अलावा विपक्ष की ओर से ऐसे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं जो सरकार दावे कर रही है कि अपराध नियंत्रण हो गया है, उस अपराध के नए आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से ख़ास तौर पे पेश किया जा रहा है कि जो हकीकत है ज़मीन की, और जो NCRB की जो रिपोर्ट है उसमें जो कहा जा रहा है उसको वो बता रहे हैं। और इस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो चुनावी चूँकि युद्ध की ओर बढ़ रहा है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह के तीखे सवाल भी सामने आ रहे हैं। और आज योगी आदित्यनाथ तो प्रयागराज भी गए थे, वहाँ पर उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी को अपनी श्रद्धांजलि दी है। अखिलेश यादव भी गए थे, वो भी अपनी श्रद्धांजलि देकर आए थे। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 सभाएं की हैं। उस पर चर्चा करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके बाद उन्होंने बिजनौर और संभल में जो सभाएं की हैं और वहाँ के मंच से उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं, उन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब एक तरीके से वो सरकारी मंच का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से विपक्ष पर हमले कर रहे हैं और जिस तरह के सवाल वो पूछ रहे हैं लोगों से, उन सवालों से साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश इस बार जो चुनावी डगर पे है वो उसके मुद्दे क्या हैं। मंच से योगी आदित्यनाथ इस सवाल को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और ज़्यादा इसको शिद्दत से पूछ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में होती, कांग्रेस सत्ता में होती, बसपा सत्ता में होती, तो मंदिर का निर्माण होता। यानी सरकार को कहीं ना कहीं अपने कामों से ज़्यादा उन्होंने जो 4.5 साल में काम किया है, जो उपलब्धियां गिनाई हैं भाजपा सरकार की, उन उपलब्धियों से ज़्यादा उनको इस बात का पक्का यकीन है कि अगर वो राम मंदिर का मुद्दा उछालेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। और इसीलिए वो हर मंच से भूलते नहीं हैं राम मंदिर के सवाल को उठाना। और मैं आपको दिखाता हूँ 2 तस्वीरें, 2 सभाएं जिसमें उन्होंने कैसे इस मुद्दे को किस रूप में उठाया है और किस तरीके से वो सवाल कर रहे हैं और किस तरह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और आने वाले समय में ये मुद्दा कितना गर्म हो सकता है। ये बताइए, क्या कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाता? क्या ये पवित्र कार्य समाजवादी पार्टी कर पाती? अगर वह करती तो यहीं से फतवे जारी हो गए होते इस संबल से ही, क्यों? और बहन जी को तो कहना ही क्या। यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। अयोध्या में राम मंदिर बनने से आप खुश हैं ना? भाइयों बहनों, ये दुनिया का सबसे अच्छा मंदिर बन रहा है। यहां पर कुछ तालिबान को समर्थन करने वाले लोग भी पैदा हो गए हैं। और याद करना, यह समाजवादी पार्टी का वह चेहरा है जो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, हिंदू विरोधी है और
बच्चों के भी विरोधी हैं। तालिबान किस प्रकार की बर्बरता ढा रहा है अफगानिस्तान में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, एक योजना का लाभ हर एक गरीब को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है और इसीलिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दे रही है, तो आपका समर्थन भी बिना भेदभाव के प्राप्त करने की आकांक्षा रखती है। और यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि सुरक्षा और सम्मान ये सरकार देगी, लेकिन समर्थन सरकार को आपका चाहिए। और इसी के लिए आह्वान करने के लिए, पिछली बार नगीना में चूक हुई, इस बार चूक नहीं होनी चाहिए। क्या आप मेरे साथ संकल्पित हैं? मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाने में योगदान किया। मैं धन्यवाद दूंगा कि ज्यादातर विकास खंडों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख बने। लेकिन मेरा आह्वान होगा, विधानसभा चुनाव प्रदेश के भविष्य को तय करने वाला होता है। अब रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष में सबसे ज़्यादा सक्रिय इस वक्त समाजवादी पार्टी है। ये सही है कि अखिलेश यादव की इस वक्त कोई बड़ी सभा नहीं हुई है, उनकी कोई बड़ी गतिविधि के बारे में ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम तरह के जो संगठन हैं, उनके जो विंग हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं। अलग अलग इलाकों में उत्तर प्रदेश में हर रोज़ कहीं ना कहीं कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, छोटे कार्यक्रम हो रहे हैं। और उनके वो अधिवक्ताओं के विंग हैं या फिर उनकी महिला विंग की अध्यक्ष आजकल बनाई गई हैं जो जूही सिंह, वो सभाएं कर रही हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की सभाएं हैं। तो समाजवादी पार्टी लगातार छोटी सभाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मंचों से और सरकारी योजनाओं को लोकार्पण करने के बहाने लोगों के बीच में जा रही है, अपनी बातें कर रही हैं। उनके साथ एक सहूलियत है कि वो सत्ता में हैं, उनके साथ एक सुविधा है कि वो ऐसे कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच जा सकते हैं और इसका वो भरपूर लाभ उठा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच जो इस तरह का एक चुनावी अभियान चल रहा है ज़मीन पर, उसमें एक बात और इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम मुख्यधारा की मीडिया में तो आ रहे हैं, उन पर खबरें आ रही हैं, लेकिन मैं ये बात बहुत गंभीरता से गौर कर रहा हूँ कि अखबारों में विपक्ष को उतनी जगह नहीं मिल रही है। अगर देखा जाए तो कोई अगर कंपैरिजन करें और अनुमान करें इस बात का कि कितना प्रतिशत उनको जगह मिल पा रही है, तो देखा जाए तो काफ़ी बड़ा अंतर है सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को कवरेज मिलने में और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों को कवरेज मिलने में। ये बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है और इसीलिए विपक्ष को वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि दोनों को समान अवसर अभी नहीं मिल पा रहा है जनता के बीच पहुंचने का। और ये काम मुझे लगता है कि जनता को अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी दल अपनी चुनावी गतिविधियों को प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच में एक संवाद कायम की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो उस स्तर पे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मीडिया में, मुख्यधारा की मीडिया में उनको जगह नहीं मिल पा रही है। ये एक अलग परिस्थिति ज़रूर है विपक्ष के साथ इस वक्त। उनके साथ ये एक दुर्भाग्यजनक स्थिति जुड़ी हुई है क्योंकि ये आरोप तो है ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार के ऊपर कि वो विपक्ष को उस तरीके से महत्व नहीं दे रही है और विपक्ष को लेकर मीडिया पर एक जो दबाव की बात आ रही है वो दबाव कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रहा है क्योंकि मीडिया संस्थानों में अगर देखा जाए तो उन पर चूँकि जो सरकारी विज्ञापन मिल रहे हैं इस वक्त, उन विज्ञापनों को अगर मीडिया संस्थान छोड़ दे तो उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा क्योंकि इस वक्त कोरोना के बाद देखा जाए तो कारपोरेट सेक्टर पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। कारपोरेट ऐड की तादाद कम हो गई है, उसकी मात्रा, उसका वॉल्यूम कम हो गया है, तो ये एक मीडिया संस्थानों पर दबाव है
और उस दबाव की वजह से भी मीडिया संस्थान दबाव में है और वो सरकारी जो ऐड मिलता है, सरकारी जो विज्ञापन मिलते हैं उस पर उनकी एक निर्भरता है, चूँकि उससे उनको रेवेन्यू आ रहा है और इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो किसी न किसी दबाव में विपक्ष की खबरों को उस तरह से महत्व नहीं दे रहे हैं, जबकि विपक्ष के कार्यक्रम भी छिटपुट हो रहे हैं और वो लगभग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक में कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों को उतनी जगह, उतनी स्पेस नहीं मिल पा रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।